आज की मेजर न्यूज़ कहती है इंडिया और बांग्लादेश के जो रिवाइज टाइज हैं क्या वो पॉसिबल हैं या नहीं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। चाइना का रोल क्या है ईरान यूएसए वॉर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड रिप्टाइल पेट्रोल्स एक्चुअली में क्या है उनको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड 6 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू आज हम विजिट करने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। देन आज एक ना मेजर जो चीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ, दैट इज रिगार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ द वीडियो। तो कुछ चाहते हैं कि मैं प्योरली इस वीडियो को इंग्लिश में डिलीवर करूं एंड सम पीपल वांट कि हम जैसे पहले कंटिन्यू करते थे बायलिंगुअल सोर्सेज के थ्रू, ठीक है, तो उसी तरीके से वीडियो को डिलीवर किया जा सके। सो आई एम ट्राइंग टू केटर बोथ द ऑडियंसेस, राइट। तो मैं ये काम कर सकती हूँ, पहले आपको बायलिंगुअल में चीज़ें समझा दूंगी एंड मेजर पॉइंटर्स यहाँ पे साइड पे नोट डाउन करती रहूंगी एंड दोज मेजर पॉइंटर्स विल बी रिपीटेड इन इंग्लिश, ओके। सो इट विल केटर बोथ ऑफ द ऑडियंस। तो मेजॉरिटी में अभी धीरे धीरे मुझे भी इस आदत को इनकलकेट करने में टाइम लगेगा, सो प्लीज बेयर विद मी ऑन दैट। सबसे पहली चीज़ न्यूज़ क्या कहती है आज की, वाटर शेयरिंग वीजा लाइकली ऑन बांग्लादेश मिनिस्टर्स एजेंडा। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है बांग्लादेश के, आफ्टर द इंटरिम गवर्नमेंट एंड आफ्टर दैट इलेक्शन पर्सपेक्टिव अगर हम बांग्लादेश के अंदर देखें तो पहली बार शेख हसीना की जो गवर्नमेंट की फॉल के बाद कोई ऐसे अभी करंट जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी विजिट होगी इंडिया में, ठीक है। तो मुद्दा यहाँ पे 2024 के आसपास है, जब से इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन होने शुरू हुए थे, खराब होने शुरू हुए थे। द रीजन बीइंग कि शेख हसीना जो है उनको असाइलम इंडिया की तरफ से दिया गया है ना, एंड इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ खासा ऐसा अटेम्प्ट नहीं कर पाई है, कुछ ऐसा अटेम्प्ट नहीं कर पाई कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेटर हो पाए, उल्टा खराब ही हुए हैं, है ना। तो उसके बाद अब पहली बार ऐसा हुआ है कि फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट करेंगे बांग्लादेश के। इंडिया ने ऑफिशियली इसको अभी तक अनाउंस किया नहीं है, बट ऐसा होगा, ठीक है। बट अब इंपॉर्टेंटली द मुद्दा इज, मेजर प्रॉब्लम इज कि क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर लिस्ट किया जा सकता है, किसके बारे में बात हो सकती है। ये न्यूज़ इतनी बड़ी आपको देखने में ही लग रही है, बट एक्चुअली में इसके अंदर कुछ इतना है नहीं। तो मेजर पॉइंटर्स आई लेट यू नो। सबसे पहली चीज़ तो डिस्कशन हो सकती है गंगा ट्रीटी को लेकर, ठीक है, गंगा ट्रीटी को लेकर। दूसरी यहाँ पर बात हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द वीजा प्रोग्राम्स एंड कोऑपरेशन को लेकर, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर जो कि कॉमन इंटरेस्ट होंगे, कोऑपरेशन इन कॉमन इंटरेस्ट, ऑन कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सो अब आइडिया क्या है यहाँ पर कि इंटरिम गवर्नमेंट शेख हसीना, ये सारा का सारा मुद्दा चल रहा है, बट उसके बाद भी वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जैसे शुरू होता है, बांग्लादेश वाज इन नीड ऑफ फ्यूल ऑल्सो, है ना, तो उनकी फ्यूल की रिक्वायरमेंट थी। इंडिया ने इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेन टाइज बांग्लादेश की हेल्प की है, जिस वजह से आप कह सकते हो डिप्लोमेसी में वापस से एक कॉन्वर्सेशन होनी शुरू हुई इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। तो देर आर चांसेस कि जो ट्रीटी है, ट्रीटी के थ्रू या डिफरेंट आप कह सकते हो मेजर्स के थ्रू ये जो टाइज जो स्ट्रेन हुए थे वापस से ठीक हो सके, राइट। सबसे पहली चीज़ गंगा ट्रीटी। गंगा ट्रीटी क्या है 1996 के अंदर, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, 1996 के अंदर इंप्लीमेंट की गई थी एंड फॉर अ 30 years टर्म, ठीक है। तो जब हम फरक्का बैरेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फरक्का बैरेज वेस्ट बंगाल के अंदर पढ़ते हैं, तो दैट वो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी वॉज सेटअप, बनाया गया था ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके ऑफ वाटर बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया ऑल्सो, ठीक है। तो कौन सी जो रिवर है, गंगा रिवर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो 30 ईयर का टाइम पीरियड 31 दिसंबर 2026 को खत्म हो रहा है। जिसका रिन्यूअल को लेकर मेजॉरिटी में जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट चाहेगी इस टाइम पे कि इसको रिन्यू किया जा सके, एटलीस्ट फॉर यू कैन से एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि रिन्यूअल की बात हो जाए, ताकि लंबे टाइम के लिए अगर इंडिया वांट्स बांग्लादेश के साथ ये कोऑपरेशन कंटिन्यू में रहना या कंटिन्यूशन के अंदर रहना, तो दे वुड डिस्कस इट मोर फर्दर। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। दूसरा वीज़ा प्रोग्राम्स विद रिस्पेक्ट टू पीपल जो कि अब बांग्लादेशी टूरिस्ट हैं इंडिया के अंदर, या जो बांग्लादेश से इंडिया विजिट करते हैं फॉर यू कैन से बिजनेस पर्सपेक्टिव, तो उसके लिए थोड़ी सी वीज़ा प्रोग्राम्स के अंदर ढील देने के लिए मे बी दे विल बी रिक्वेस्टिंग इंडिया टू। एंड कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट कैन बी एनी, ठीक है, एनर्जी कोऑपरेशन हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। एंड हो सकता है कि जो बैरेजेस के थ्रू अब इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है उनको यहाँ पर डेवलप करने की बात की जा सकती है। मल्टीपल चीज़ें जो है वो इन डिस्कशन हो सकती है। So now English pointers के accordingly I'll discuss. So Ganga Water Treaty is set for renewal because the deadline is 31st December 2026, and Bangladesh government, the interim government that was set up after 2024, after the fall of Sheikh Hasina's government, they have not tried to you can say reinculcate those ties which we had with Bangladesh earlier. So after 1996, after 30 years, we can see in 2026, 31st December, the treaty is set to, you can say, expire. So the Bangladesh government currently requires an interim phase through which this treaty can be renewed temporarily, and after that they will be requiring it to extend it further,
right? So this is the major agenda that the people of Bangladesh want currently. And then second is with respect to the visa programs in the tourist sector also, and secondly in the context of business perspectives or businessmen in Bangladesh who want to continue their aspects, or you can say continue their interests in India, right? And cooperation or common interest can be energy cooperation also. That is a major perspective that is required to be discussed in this particular meeting, but Indian government has still not yet, you can say, announce the meeting in this context. So that is the problem right now here. Indian government is not ready to, you can say, maybe allow the Bangladeshi minister to come and discuss those matters directly with them, since the meeting has not been announced. So there's a little bit of, you can say, hustle going on between the both of the governments. So let's see what happens next. So we'll be discussing it further if any updates comes in the next newspaper, right? Artemis mission astronauts to study the moon surface using their eyes. So अब 50 साल से ऊपर हो चुके हैं ह्यूमंस का. अब आप कह सकते हो 1972 के बाद अब जो यूएसए है, नासा है, उन्होंने कोई ऐसा मैन्ड मून मिशन जो है आर्टेमिस के नाम से वो लॉन्च किया है, वो हमें भी पता है ना. तो उसकी वजह से आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स जो है वो रिपीट करेंगे अपने फीट को ऑन मंडे एंड यूज करेंगे मोस्ट बेसिक इंस्ट्रूमेंट स्टडी करने के लिए मून के सरफेस को, दैट इज देयर आईज. एंड डिस्पाइट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिंस अपोलो मिशन के बाद से नासा जो है वो रिलाई करता है आईसाइट ऑफ इट्स एस्ट्रोनॉट्स टू लर्न मोर अबाउट द मून, क्योंकि ह्यूमन आईसाइट इज बेसिकली बेस्ट कैमरा जो कि कैप्चर कर सकती है एवर कोई भी ऐसी इमेज को, एंड दैट इज एग्जिस्टिंग. तो इसी के अकॉर्डिंगली जो आर्टेमिस 2 मिशन है वो अब जैसे ही आर्टेमिस 1 यहाँ पर लैंड होता है उसके थोड़े ही टाइम बाद यहाँ पर उसको लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है. एंड जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन आईज है वो आउटवे कर देते हैं जो कि कैमरा इज एबल टू कैप्चर. तो ये मॉडर्न कैमराज जो है वो सुपीरियर हो सकते हैं ह्यूमन आई साइट के लिए इन सम रिस्पेक्ट. सो ह्यूमन आई इज रियली गुड एट कलर, रियली गुड एट द कॉन्टेक्स्ट एंड इज ऑल्सो रियली गुड एट फोटोमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस. तो ये चीज जो है इसके ऊपर अब नासा रिलाई करने वाली है. तो इन द जस्ट ब्लिंक ऑफ एन आई ह्यूमन जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं सटल कलर शिफ्ट को, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लाइटनिंग चेंजेस कैसे हो सकते हैं, कॉन्टूर्स ऑफ अ लैंडस्केप जो कि मून के हैं वो किस तरीके से, या मून सरफेस के किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, उसको डिस्कस किया जा सकता है. यहाँ पर डिटेलिंग जो है साइंटिफिकली यूजफुल हो सकती है बट डिफिकल्ट टू असर्टेन फ्रॉम द फोटोज और वीडियोज. तो अब इंश्योर करने के लिए कि मोस्ट ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी टू द मून द 4 आर्टेमिस 2 क्रू मेंबर्स अंडरवेंट मोर देन 2 years of training. तो इसी वजह से द गोल वॉज टू टर्न द एस्ट्रोनॉट्स इनटू फील्ड साइंटिस्ट via combination of classroom lessons, geological expeditions to Iceland and Canada, and multiple simulated flybys of the moon, just like the mission they are on. तो इसी वजह से इन्फ्लेटेबल मून ग्लोब जो है उन्होंने प्रैक्टिस किया कि किस तरीके से एंगल ऑफ द सन जो है वो कलर एंड टेक्सचर मून का चेंज कर सकता है, एंड होनिंग देयर ऑब्जर्वेशन एंड नोटिंग स्किल्स of for being the moment. तो जो Artemis astronaut missions है, it is ready to study certain lunar sites and phenomena as a part of 10 objectives chosen by NASA and ranked in priority order based on scientific interest. तो Artemis 2 flyby will be broadcasted live by NASA, save period for whom the spacecraft is behind the moon. ठीक है. तो ये सिंपल सी बात है, ह्यूमन आई साइट जो है वो अब छोटे छोटे कलर चेंजेस को भी यहाँ पे नोट कर सकता है, उसके बारे में उसके ऊपर रिलाई किया जाएगा. इसी वजह से उनको मल्टीपल तरीके से आप कह सकते हो सिमुलेशन गेम्स के थ्रू, इवन की फील्ड स्टडीज के थ्रू, अब आइसलैंड को भी, आइसलैंड वाली साइड भी उनको यहाँ पर विजिट कराया गया. एंड मल्टीपल तरीके से दे हैव बीन मेड, यू कैन से दे हैव बीन ट्रेन्ड, नॉट मेड, दे हैव बीन ट्रेन्ड कि एक्चुअली में वो एक तरह से प्रॉपर सारे कलर कोडिंग को या किस तरीके से समझ पाए एंड उसी जो चेंजेस को नोट करके वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नासा को दे पाए. ठीक है. तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर होगी एंड कैमरा जो है हर एक चीज को कैप्चर नहीं कर सकता, एंड ह्यूमन आईज जो है दे आर मच मोर डेलिकेट एंड सेंसिटिव टू कलर चेंजेस, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, राइट. सो इन इंग्लिश मेजर पॉइंट इज दिस कि नासा इज रिलाइंग ऑन द आईज ऑफ द साइंटिस्ट दोज हु हैव बीन ट्रेन्ड फॉर मोर देन 2 years via multiple visits to Iceland where they can study different changes that can happen and that can be captured more precisely by a human eye than the camera, because camera is incapable of capturing those movements. Not everything can be captured by the camera, so human eye is the best lens. That is what the NASA is relying on, right? So they tried classroom lessons. They tried the combination of classroom lessons also, geological expeditions to Iceland and Canada, and multiple simulated flybys to moon, just like the mission they are on currently. So this is why the human eye, you can say, they have been, you can say the scientists are actually being said to be the field scientists and not actually the scientists those who are capturing information via various sensors or cameras that are provided to them, that exist automatically, but the human eye observations will also be taken note of.
So this is a simple explanation of the news article. Then China moves to expand role in Iran war diplomacy. US seems skeptical. तो अब हमने ये डिस्कस किया था कि 5 पॉइंट्स का प्रपोजल पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना ने दिया था। वो 5 पॉइंटर्स क्या थे? याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होंगे तो चलो मैं बता भी देती हूँ आपको, थोड़ा सा रिविजन भी करा देती हूँ। प्लस अब ये गंगा ट्रीटी को लेकर ना मुझे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना था, वो मैं भूल गई आपको। सो द क्वेश्चन इज कि जो गंगा ट्रीटी है, व्हेन इट वाज साइंड there were 2 parties involved, India and Bangladesh. बांग्लादेश की साइड से there was शेख हसीना, एंड इंडिया की साइड से कौन था? Who signed the, you can say, Ganga Treaty from India's side in 1996? बांग्लादेश की साइड से it was शेख हसीना, but who was there from India's side? तो आपको वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है? Then China moves to expand role in Iran war diplomacy. So 5 पॉइंट प्लान क्या था यहाँ पर? बेसिकली क्या था कि इमीडिएट सेसेशन ऑफ वॉर जो है वो हो सके। दूसरा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इसको यहाँ पर वापस से रीओपन करने की बात की जा रही थी, एंड यूनाइटेड नेशंस की हेल्प सीख की जा रही थी कि पीस कीपिंग के लिए आप यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट रखिए, एंड जो वॉर है उसको डिप्लोमेसी के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू यहाँ पर सॉर्ट किया जा सके, एंड जितना भी मुद्दा है या जो जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है इसको वापस से रिज्यूम करने की बात की जा रही है। तो ये जो अपना मूव है चाइना के अकॉर्डिंगली, वो अपने डिप्लोमेसी के थ्रू यहाँ पर एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। अभी चाइना के पास रिजर्व्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो चाइना करंटली इज इन अ पोजीशन दैट कि उनके ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट कब तक ये रिजर्व्स यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ भी लिए हैं, बट वो ऑल्टरनेटिव्स दे विल नॉट बी इनफ टू, यू कैन से, केटर कि जब तक ये लाइफ लॉन्ग, जब तक ये वॉर चल रही है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती। तो ग्लोबलाइजेशन का एक ये नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है कि एक वेब ऑफ चेन, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि एक वेब जो है हमने वो बना तो लिया है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, बट एक भी कोई चीज़ यहाँ पर कटती है तो मल्टीपल चीज़ें जो है वो इंपैक्ट होती हैं। तो एक नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की तरफ इसको इन वॉर लाइक सिचुएशन बता सकते हो। दैट इज कि चाइना जो है स्टेप अप कर रहा है डिप्लोमेसी को लेकर, ईरान वॉर को लेकर, बट 5 पॉइंट प्रपोजल पाकिस्तान का देकर उन्होंने ये बोला तो है, सपोर्ट उनको यहाँ पर गल्फ कंट्रीज की मिल रही है, एंड अपोज किया है ना यूनाइटेड नेशंस के प्रपोजल को टू फोर्स एनी नेसेसरी ओपन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो चाइना की लेटेस्ट पुश फॉर मोर प्रोमिनेंट रोल इन द ग्लोबल अफेयर्स, दो इट मे प्रूव टू बी more theoretical than substantive, with the US appearing uninterested in Beijing's efforts. तो obvious सी बात है, अमेरिका इंटरेस्टेड यहाँ पर नहीं है। They would not want कि पाकिस्तान एंड चाइना मिलकर यहाँ पर कोई ऐसी पीस को रोके, क्योंकि आप एक चीज को यहाँ पर देखो कि ट्रम्प वाज, यू कैन से कि इन द कॉन्टेक्स्ट, अगर हम नोबेल पीस प्राइज की बात करें, ट्रम्प ऑलवेज सेज कि मैंने इतनी सारी लड़ाइयों को रोका है एंड एवरीथिंग, है ना। तो उसके बाद भी अगर आप देखो चाइना नेगोशिएटिंग फॉर, यू कैन से, ईरान एंड यूएसए एंड इजराइल ऑन वन साइड, है ना। तो ये चीज़ जो है यूएसए को भी हजम यहाँ पर नहीं होगी। सो ऑब्वियस ही बात है, तो वो अनइंटरेस्टेड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एंड ऊपर से अगर आप देखो यूनाइटेड नेशंस को तो यहाँ पर खत्म करने की बात की जा रही है, क्योंकि मेजर फंडिंग यूएसए की तरफ से जाती है। वो तो चाहते हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को ऑब्सोलीट यहाँ पर घोषित करके उसको बंद कर देना चाहते हैं। तो अब यूनाइटेड नेशंस का रोल यहाँ पर बीजिंग के द्वारा बोला जाना अपने आप में ही एक जो सिस्टमैटिकली अगर हम कह रहे हैं कि डिफाई करना है बात को यूएसए के द्वारा। Then the war in Iran is the priority of all the countries in and outside the region. तो ये सिंपल सी बात है कि जो चाइना प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंगली इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू चाइना नॉट टू मिस टू डिमॉन्स्ट्रेट इट्स लीडरशिप एंड डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव। ऑब्वियस सी बात है, अब दो लोगों की लड़ाई हो रही होगी, तीसरा व्यक्ति जाके सुलह कराएगा या तो उसको खुद को मार पड़ेगी, वो चीज़ यहाँ पे चाइना के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो सकती। अगर मार नहीं पड़ रही है तो एटलीस्ट उसको यहाँ पर क्रेडिट मिलेगा पूरा अब बाकी समाज के अंदर कि हाँ इन्होंने लड़ाई रोकने की कोशिश की, बट उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज उनको झेलने पड़ रहे नहीं झेलने पड़ रहे वो अलग बात है ना। तो एक तरह से बताने की जरूरत है कि हाँ दैट आई स्टेप्ड इन, you can say, in stopping this kind of war. I wanted the people to not continue with this war, and peace का ही हम यहाँ पर जो नारा है वो लगाकर चल रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर डिप्लोमेसी के अंदर अगर आप देखोगे वो ज़्यादा रोल यहाँ पर बेटर प्ले करने के लिए चाइना को मिल रहा है, जिस मौके को वो यहाँ पर नहीं छोड़ना चाह रहा है। एंड यहाँ पर एक फॉर्मर सीनियर यूएस के जो डिप्लोमेट है उन्होंने कहा कि चाइना की डिप्लोमेसी जो है परफॉर्मेटिव है एंड कंपेयर टू 5 पॉइंट प्रपोजल फॉर एंडिंग द ईरान वॉर विद इट्स 12 पॉइंट प्लान फॉर यूक्रेन इन 2023 विच वॉज फिल्ड विद प्लैटिट्यूड्स बट नेवर एक्टेड अपॉन। ठीक है, कि ऐसे ही कुछ प्लान 2023 के अंदर उन्होंने यूक्रेन वाली वॉर के टाइम पे भी दिए थे, दैट वाज 11 और 12 पॉइंट प्लान्स। तो ये उस टाइम पे भी यहाँ पर एप्लीकेबल तो नहीं हो पाया, ये भी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस ही बात है। नरेटिव यही है कि वॉशिंगटन जो है रेकलेस है, एग्रेसिव है, हीडलेस है एंड द कॉस्ट टू अदर्स यहाँ पर देना, एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स देना चाहता है। चाइना की जो प्रिंसिपल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल चैंपियन है ऑफ पीस, ये स्टेटमेंट जो है अब आई है कहाँ से, चाइना की तरफ से या एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि चाइना जो है इट इज़ मैसेजिंग नॉट मीडिएशन। तो अपनी तरफ से वो अपना मैसेज यहाँ पर दे रहा है, मीडिएशन की प्रोग्रेस लेकर आना वो भी नहीं चाहते हैं एक तरह से। तो वर्किंग, चाइना हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली फॉर पीस, आउटब्रेक की तरफ से ये डिफरेंट यहाँ पर आइडियाज़ दिए गए हैं। ठीक है, तो रिलेटिवली इंसुलेटेड अभी के लिए जो मेजर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी आती है
वेरियस पॉलिटिकल व्यूज से, ठीक है, उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना। रिलेटिवली इंसुलेटेड फॉर नाउ, चाइना इज मोर इंसुलेटेड फ्रॉम द डिस्ट्रप्शन इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देन अदर कंट्रीज आफ्टर डाइवर्सिफाइंग इट्स एनर्जी सोर्सेज एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। चाइना जो है वो रिलाई करता है ईरान के ऊपर फॉर ओनली अबाउट 13% ऑफ इट्स ऑयल इंपोर्ट्स एंड बीजिंग इज वर्किंग विद तेहरान टू अलाउ द पैसेज ऑफ चाइनीज फ्लैग्ड वेसल्स थ्रू द क्रिटिकल वाटरवे वेयर ईरान stronghold has sent energy prices soaring. China also maintains a large strategic petroleum reserve while it has positioned itself to cushion short-term shocks. Analysts say Beijing is worried about protracted war and has interest in trying to bring it to an end. तो escalation होती है अगर conflict की, it will start to harm Chinese interest, क्योंकि चाइना जो है इसका ग्रोथ मॉडल एक्सपोर्ट हैवी है, प्रोलॉन्ग्ड एनर्जी शॉक्स एंड शिपिंग डिस्ट्रप्शन जो है वो कॉस्टलियर इनपुट्स एंड वीकर ग्लोबल डिमांड दैट डैमेजेस द वल्नरेबल इकोनॉमी। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ जो है बताई जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली नॉट वांटिंग टू सी अ लॉन्ग वॉर, चाइना जो है इट वेलकम्स द अपॉर्चुनिटी टू सजेस्ट दैट इट इज हेल्पिंग मिटिगेट अ क्राइसिस फॉर अमेरिकाज मेकिंग, स्पेशली एज अ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लैक्स ऑफ अ कंसिडर्ड स्ट्रैटेजी फॉर कंटेनिंग द फॉलआउट बिकम्स मोर अपैरेंट। सो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि ऑल्दो अब चाइना की इकोनॉमी इस तरीके से है कि वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट है ना, अब चाइना की इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। तो इनिशियली बफर्स उनके पास एग्जिस्ट करते हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए सोर्सेज की। अगर हम बात करें ईरान के ऊपर सिर्फ 13% के आसपास वो रिलाई कर रहा है क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए, बट अभी भी अगर आप देखो सिंस इट इज एन अलाई नेशन ऑफ ईरान, तो इतने हाई प्राइसेस पे, सोरिंग प्राइसेस पे भी ईरान से जो क्रूड ऑयल है वो चाइना की तरफ आ ही रहा है। वो चीज़ एक प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, बट चाइना जो सामान यहाँ पर बनाता है वो अब उसको बेचने के लिए जब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल रही हैं। अब आप सपोज करो ईरान से ऑयल ले रहा है चाइना डायरेक्ट यूजेज के लिए, फाइन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनको परमिशन मिल गई, बट अगर वही अब फिनिश प्रोडक्ट चाइना बनाकर ईरान से एक्सपेक्ट करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसे पैसेज वे मिल जाए, क्योंकि वही गुड्स उसको यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री को जाकर एक्सपोर्ट करने हैं, तो क्या ईरान कभी उस चीज़ के लिए मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब तक आप सामान बनाते रहोगे, ठीक है, सामान खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए, खरीदने वाला ही वॉर के अंदर इन्वॉल्व है या वो एक एनिमी नेशन है ऑफ द कंट्री जो आज जिससे आप ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी खुद की इकोनॉमी स्ट्रैंगल करना यहाँ पर शुरू कर देगी। सो अभी के लिए तो ये सेफ्टी एग्जिस्ट करती है, क्वेश्चनिंग एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज, बट लॉन्गर टर्म में जो चाइना की इकोनॉमी है वो ज़्यादा इंपैक्ट हो सकती है इसके वजह से। तो वॉर की वजह से अगर आप देखो जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पर आया था, बहुत सारी स्टेटमेंट आई थी कि स्पोक विद इट्स काउंटर पार्ट्स फ्रॉम रशिया, ओमान, ईरान, फ्रांस, इजराइल, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उन्होंने कहा था कि ईरान एंड चाइना जो है एक चेरिश फ्रेंडशिप की तरफ है। उन्होंने इजराइल को अर्ज किया था कि आप मिलिट्री एक्शंस को रोक दीजिए एंड एक्सप्रेस किया था चाइना वुड बी विलिंग टू प्ले अ रोल सीकिंग पीस। ठीक है, तो हम एक तरह से लड़ाई को आप खत्म कर दीजिए कि हम इस नेगोशिएटर की तरह यहाँ पर हेल्प करने के लिए आपको तैयार हैं, बट ये चीज़ नहीं हुई है, लड़ाई खत्म होती नहीं नजर आ रही है। बोथ द कंट्रीज दे हैव लेस इमीडिएट नीड टू सी द स्ट्रेट फुली ओपन। चाइना जो है दे हैव बीन एबल टू पे टू गेट सम ऑफ इट्स शिप थ्रू। Russia is benefiting from the high price of oil, its main export. Hoping to avoid a veto, Bahrain significantly watered down its proposal to authorize defensive but not offensive action to ensure vessels can safely transit the strait. A vote was pushed back until next week to solve the problem of the strait. China says a ceasefire is needed, but its plans with Pakistan has been met with mostly silence from the USA. One of the US officials said the plan is difficult to assess क्योंकि it is less roadmap to peace than a vague appeal for respect for international law and the importance of diplomacy and the UN's role. So the major idea behind that is कि अगर हमने एक न्यूज़ को भी डिस्कस किया था कि जहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग की जानी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मिलिट्री एक्शन के थ्रू ओपन किया जा सके, जिसको एक हफ्ते के लिए डिले कर दिया गया। दैट वाज बिकॉज ऑफ चाइना ओनली, क्योंकि चाइना चाहती थी कि अब जो लड़ाई है उसको जल्दी से खत्म कीजिए, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत आपको क्या है। ठीक है, तो एक हफ्ते से इसको डिले कर दिया गया। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, दूसरी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स, जिनकी तरफ से साइलेंस ही मिली है इस पॉइंट को, है ना, 5 पॉइंट प्लान को, पीस प्लान को साइलेंस ही मिली है। क्यों? क्योंकि अब यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट यही आ रही है कि इट इज नॉट मियरली अ नेगोशिएशन जो वो करने के लिए यहाँ पर चाइना बोल रहा है, इट इज जस्ट मियरली अ यू कैन से कि सिचुएशन जहां पर चाइना इज अर्जिंग यूएसए एंड ईरान टू रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉ एंड यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि उनका रोल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको ये चीज न्यूज बताती है। तो इंग्लिश पॉइंटर्स से राइट नाउ कि द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज एक्सपोर्ट डिपेंडेंट। Currently, we can say they have cushioned their resources.
So they have ample of resources, and diversifying resources also means that they are dependent on Iran for 13% of their oil import, which they are still getting since Iran is in control of Strait of Hormuz, right? If Iran is controlling the Strait of Hormuz, they are giving safe passageways for the oil export to China also. But China is in currently a situation where they are still manufacturing products, but they are not able to export it. For example, Iran is in a position who is granting access for, you can say, crude oil that will be delivered to China. But China, on the other hand, if it is manufacturing products for any country that is an ally of USA, it will not be allowed to pass through Strait of Hormuz, right? Even if you can say China is an ally of Iran currently, right? So that is the major problem. So the crumbling of economy of China will take place in the coming weeks in case the war doesn't stop, right? That is a major problem for China currently. Russia is getting most benefit out of it because Russia is currently, since USA has lifted sanctions for 30 days, Russia is majorly importing oil to countries, those who are searching for alternatives. That is the major pointer of favor, that the point favors Russia currently, if we can say, right? That is the problem. That is a problem for USA currently, right? And the third and the most important point is that USA is silent about this current situation, and USA silence means that merely a statement from the official from the US side has stated that China's 5 point plan majorly states that it is just a mere speculation that people want, or China wants, the cessation of this war because international laws exist, and China wants people, including USA, respecting those laws or United Nations role as a whole in the peacekeeping efforts. But actually it has nothing to do with the war, right? Cessation of war. It is just China uplifting the, you can say, international laws, stating that they exist because of a particular reason, but they do not want, or the USA's government doesn't want currently to the cessation of this war currently, because they are in the, you can say, mode that they want control over Iran, right? उनको ईरान के ऊपर कंट्रोल चाहिए, and they want Iran to surrender, which Iran is currently not ready to do. Like the context that happened in Venezuela, like when Maduro was taken aback by USA, and the control shifted entirely towards USA's government, right? And that has not been taking place in, you can say, Iran currently, and that is the problem existing, right? Oil marketing firms to pay discounted rates to refiners. In first, since fuel price deregulation, state run oil marketing companies जो हैं वो refiners को pay करेंगे discounted price for petrol, diesel, aviation turbine fuel and kerosene to limit mounting losses from a self-imposed freeze on retail fuel prices. Sources ने ये चीज़ बोली है. तो मेजर आइडिया यहाँ पर क्या है, आपकी न्यूज़ क्या कहती है, आपको रेट्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. तो इंटीग्रेटेड जो फर्म्स है, स्टेट रन फर्म्स हैं, जो कि उन्होंने मिलकर ये डिसीजन लिया है. सो द आइडिया इज कि ऑयल मार्केटिंग प्राइसेस के थ्रू, अगर आपको ये न्यूज़ हमने पहले भी वैसे डिस्कस की हुई है, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि लास्ट ईयर के आसपास जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस थे, है ना. अब सबसे पहले अब इसकी लड़ाई की शुरुआत कहाँ से होती है, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, है ना. यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखोगे कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से पहली बार ऐसा हुआ था कि राइज इन प्राइसेस हुआ था, ठीक है, राइज इन प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, है ना, क्योंकि रशिया मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज को केटर करता था, जिसके ऊपर अब यहाँ पर सैंक्शंस भी यूएसए के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगा दी गई थी. तो बट धीरे धीरे करके उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हुआ, एंड लास्ट ईयर के अंदर जो ये प्राइसेस थे ऑयल के, वो स्टेबलाइज होने शुरू हो गए, थोड़े से स्टेबलाइज हुए. अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, जितने भी ऑयल मार्केटिंग फर्म्स हैं, जब राइज हुए थे प्राइसेस के अंदर, उन्होंने रिटेल प्राइसेस को भी इंक्रीज कर दिया था, ठीक है, रिटेल प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया था. बट जब लास्ट ईयर्स के अंदर, 1-2 साल के अंदर ये जो प्राइसेस स्टेबलाइज होने शुरू हुए, तो ये रिटेल प्राइसेस जो है वो कम नहीं किए गए थे. तो उस टाइम पे जितनी भी ऑयल मार्केटिंग फर्म्स हैं, इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया था, ठीक है. जब ये प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया, तो अब तक, जब तक ये सिचुएशन चलती आ रही थी वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट से पहले तब तक ये प्रॉफिट से कमा रहे थे, ठीक है. बट अब जब अब ऑयल को लेकर वापस से क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गए हैं, तो सरकार ने ये चीज़ को बोला था, एंड इवन कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी डिसीजन ले लिया है कि जितनी भी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की थी, उसके हिसाब से हम रिटेल प्राइसेस जो है इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है. एंड अब पहले ही कहा गया था कि जो प्राइसेस है, रिटेल प्राइसेस, वो फॉर द कंज्यूमर्स, नॉर्मल कंज्यूमर्स, आम आदमी के लिए इंक्रीज नहीं किए जाएंगे. बट अब ये जो है, यू कैन से कैपिंग ऑन द प्राइसेस जो है, वो फर्दर फॉर द एविएशन सेक्टर ऑल्सो, फॉर द इंडस्ट्रियल यूज ऑल्सो, वो लगा दी गई है, ठीक है. सिंपल सी बात है कि पहले सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंज्यूमर्स, आप और मेरे जैसे के लिए ये रिटेल प्राइसेस के ऊपर यहाँ पर कैप लगा दिया गया था कि प्राइसेस जो है हम इंक्रीज नहीं करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस ज़्यादा है, क्योंकि हमने उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग की है. दूसरी चीज़, अब ये जो अब एक्सटेंड कर दिया गया है रिलीफ, किसको, एविएशन फ्यूल के लिए भी, ठीक है. दूसरी चीज़, यहाँ पर केरोसिन के कॉन्टेक्स्ट में भी आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी, रिफाइनर्स के लिए भी इस
चीज़ को एक्सटेंड कर दिया गया है। नाउ द पॉइंट इज इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में, so you can say the story goes back to Ukraine-Russia war, where there was an instability with respect to the prices. The prices rose at that particular point of time in 2022 because the supply chain disruptions took place, because Russia was one of the major supplier of oil in the world. So it was sanctioned by the European Union and NATO nations, and you can say by USA also. And the countries, those who were taking, you can say, oil from Russia, they were also sanctioned, right? India being one of them, right? The tariffs were imposed on India. But since the prices of the crude oil in 2022 rose because of the conflict, the prices started to stabilize after certain 1 or 2 years, right? Since at that point of time, due to the increase in prices, the retail prices, or you can say in the Indian market, they were also increased by the oil marketing firms, right? So since the prices got stabilized after a year or two, the retail prices by the oil companies, they were not decreased, they did not decline. So the oil companies booked profit at that particular point of time, till now also, before the beginning of the West Asia conflict. So the government told these oil marketing firms not to increase the retail prices for common people like you and I, right? So there was a capping done on that. So this capping has been increased to, you can say, industrial purposes also. So the price will be capped by the oil marketing firms for aviation fuel turbines, also for kerosene also, and other industrial uses also, up till the profit booking done by these oil marketing firms. They do not, you can say, exhaust at certain point of time, because India is continuously getting help from other countries also, other sources also, with respect to the crude oil and LPG. So this decision has been extended to industrial purposes also, which was earlier maintained for the retail users like you and I, or common people like you and I, right? This is the simple news. Then next is कि swim or sink reptile patrols likely on Bangladesh border. तो ये एक यूनिक चीज़ है जो कि यू कैन से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी परमिट कर दी गई है। दैट सेज कि फील्ड यूनिट्स जो हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनको डायरेक्ट किया गया है कि आप एक्सप्लोर करना शुरू करो फीजिबिलिटी कि हम रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स को रिवरलाइन स्ट्रेचेस अक्रॉस द बांग्लादेश बॉर्डर को के अंदर वापस से इनकलकेट कर सकते हैं टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल BSF कम्युनिकेशन। कि रेप्टाइल्स को यूज करेंगे, दैट इज इन लाइन विद द होम मिनिस्टर अमित शाह डायरेक्शन, एंड दैट द सिग्नल डेटेड March 26 sent from the BSF headquarters to all field units along the Bangladesh border. तो ये feasibility जो है डिप्लॉय करेगी रेप्टाइल्स को such as snakes or crocodile and vulnerable riverine gaps to be explored and examined from an operational perspective. तो ये जो सिचुएशन है वो है, बट अब सेवरल चैलेंजेस जो हैं इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कोई रिस्पॉन्स BSF की तरफ से यहाँ पर नहीं आया है अभी तक, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस दी गई हैं ऑन रिप्टाइल्स हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, एंड द डायरेक्शंस जो हैं दैट हैज कम टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इट। और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहला है कि प्रोक्योर करना रेप्टाइल्स को, एंड व्हाट इम्पैक्ट दे कैन हैव ऑन द लोकल पॉपुलेशन जो कि इन बॉर्डर्स के आसपास रहती हैं। एंड द कम्युनिकेशन ने ये चीज़ बोली BSF हेडक्वार्टर्स में कि प्राइमरी जो कि BSF अब प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स के आसपास, तो लार्ज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न बॉर्डर इन बांग्लादेश आर प्रोन टू फ्लड्स, एंड जो टोपोग्राफी है इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू इरेक्ट फिजिकल फेंसेस। तो सिंस इसी वजह से ये एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड है, तो रेप्टाइल्स का यूज करना कंसिडरेबल रिस्क टू विलेजर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर्स को लेकर आ सकता है। एंड स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ बोला कि 4096.7 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, गवर्नमेंट ने प्रूव किया उसमें से फेंसिंग ऑफ 3326.14 किलोमीटर का जो अब आइडिया है, एंड ऑफ दिस 2954 किलोमीटर को फेंस कर दिया गया है, बट 371 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर जो है वो अब किस वजह से इट इज येट टू बी फेंस, क्योंकि जो टेरेन है वो टफ है बहुत ज़्यादा। एंड अकॉर्डिंग टू द 2024-2025 एनुअल रिपोर्ट, इसी वजह से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है डिफिकल्ट टेरेन्स, हिल्स, रिवर्स एंड वैलीज की तरफ से आता है, एंड यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन एंड इलीगल माइग्रेशन जो है, इलीगल एक्टिविटीज को कंक्लूड किया जाता है, जिसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी होती हैं अक्रॉस द बॉर्डर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शन फेज वाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉर्डर फेंसिंग illuminated by floodlights। तो कोई नॉन फिजिकल बैरियर जो है इन फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस यहाँ पर निकल के आया है, बट कोई ना कोई प्रॉब्लम जैसे कि रिवराइन लो लाइंग एरियाज, हैबिटेशन क्लोज टू द बॉर्डर, पेंडिंग लैंड एक्विजिशन केसेस एंड प्रोटेस्ट बाय द बॉर्डर पॉपुलेशन, उन्होंने स्लो डाउन किया इंस्टॉलेशन ऑफ फेंसिंग को, क्योंकि ये जो कि स्ट्रेच करती है इन बॉर्डर्स के अक्रॉस। तो अब इस वजह से यहाँ पर बोला गया है कि डार्क नो सिग्नल एरियाज जो हैं बॉर्डर के आसपास दे शुड बी आइडेंटिफाइड, एंड जो ईस्टर्न कमांड है इट इज टू मैप आउट द आइडेंटिफाई करने के लिए बॉर्डर आउटपुट्स को लोकेटेड इन द डार्क जोन, lacking mobile network connectivity and furnish detailed inputs for its further action। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैंने भी वैसे आइडेंटिफाई की जो यहाँ पर न्यूज आर्टिकल में नहीं लिखी गई है। अब वो तो विलेजर्स को लेकर यहाँ पर इम्पैक्ट देख रहे हैं ना,
तो जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं, ठीक है, या इवन कि अगर हम क्रोकोडाइल्स की भी बात करते हैं, स्नेक्स एंड रेप्टाइल्स वाली कैटेगरी में ही वो आ जाती है, तो क्या वो इन्वायरमेंट के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा? इन्वायरमेंट के ऊपर कैसे कि इवन की स्पीशीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं डालेगा क्या? कि यही जो अब रेप्टाइल्स है इनकी स्किन को भी यूज किया जाता है फॉर वेरियस पर्सपेक्टिव्स, है ना, तो क्या पता इनकी ही पोचिंग होना शुरू हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बोलकर इनकी पोचिंग वाला जो चीज है वो ही ना शुरू हो जाए, वो भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है जिसको लिखा जाना चाहिए था, जो कि नहीं लिखा गया है अभी, राइट। English pointers just say कि we are currently sharing 4096.7 kilometers of border with Bangladesh currently, out of which in 2025 you can say the standing committee, parliamentary standing committee had approved this border to be fenced, and out of this 4096.7 kilometers 3326.14 kilometer has been fenced, and of this 2954.56 kilometers have been fenced. But the problem here is that the difference between these two is because there are difficult terrains that are involved alongside the border of India and Bangladesh, right? Difficult terrains, hilly areas, dark zones that have to be identified, and no mobile networks also exist, and even there's a densely populated area alongside the borders of both the countries. So there are disputes regarding the land acquisition with respect to that, and the villages are continuously, you can say, protesting, due to which this fencing, you can say fencing around the borders that has been delayed, right? And this delay that needs to be mapped out and even identified. So the dark zones where the fencing cannot be done, or the riverine areas where the fencing cannot be done, a unique strategy that is including of reptiles and crocodiles, snakes and you can say crocodiles as well as snakes will be introduced in this particular area. That has been directed by the Ministry of Home Affairs to BSF. BSF has not you can say commented on that currently, because the problem still exists, that like I told you that these areas alongside the borders, some of them are densely populated, and Ganga, we know that it floods during the time of monsoons also. So these reptiles can enter, or we can say we can foresee a human wildlife conflict, majority of them increasing due to this problem, right? That needs to be identified currently in order to finally say that this model will sustain or not, right? So the government has currently told the BSF to map out those dark areas where no mobile networks exist, and from where we can potentially identify the illegal activities that are being carried out, that is a threat to the national security of India, and illegal, you can say, businesses that are being carried out, right? So the government has asked for a report on this, and the further will be given, right, in the coming time. Suspected measles outbreak kills 100 children, बांग्लादेश ने बोला है कि suspected measles की वजह से at least 98 children जो है they have passed in the past 3 weeks, and Sunday के accordingly जो ढाका की जो है ramping up vaccination efforts worst affected areas के अंदर, health ministry ने बोला है कि children aged between 6 months and 5 years old suspected measles symptoms के साथ वो 6000 से ऊपर जो cases वो जा चुके हैं। अब measles को लेकर आपके important pointers यहाँ पर क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि वायरल डिजीज़ है, ठीक है, वायरल डिजीज़ है, ठीक है, MEV हम बोलते हैं वायरस को, ठीक है, ME वायरस बोलते हैं, MEV वायरस ऐसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन एग्जिस्ट करती है, बट वो वैक्सीनेशन जो है वो टाइमली इनकलकेट करनी पड़ेगी। बट अगर आप मीजल्स के केस में देखोगे, कॉमन सिम्टम्स आपके क्या होते हैं, धीरे धीरे करके आपको पहले खांसी, जुकाम, बुखार होता है, धीरे धीरे करके वो निमोनिया तक आपको ले जाता है, ठीक है। निमोनिया के बाद लेटेस्ट स्टेजेस इज कि द पर्सन पासेस अवे, दैट इज डेथ, ठीक है। बट अब बच्चों के केस में, इवन बूढ़ों के केस में वी सी कि जो अब जितनी भी इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी लेवल्स हैं वो ऑटोमेटिकली लो होते हैं, राइट। तो वैक्सीनेशन इम्पैक्ट करेगी, नहीं करेगी, या इवन की इम्यूनिटी को और ज़्यादा लो कर सकती है, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। एंड मीजल्स को इसी वजह से सस्पेक्टेड किया जाता है या सस्पेक्ट किया जाता है ऑफ किलिंग मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो ये वायरल डिजीज़ है। सो in English we can say suspected measles outbreak in Bangladesh, and the cases have risen above 6,000, 6,500 cases to be exact. So about measles, when we study, measles is a viral disease, right? Viral disease, and MEV virus is responsible for it. The vaccination exists, but timely inculcation of the vaccination in the immune system is respectfully adhered to, is required to be adhered to. So the common symptoms include fever, rashes, and at the end you can say the situation is pneumonia, and after that the particular person will go through a cycle that is death only, right? So immunity can be compromised in this particular situation when we talk about the
vaccinations that is required to be administered before time. So the idea behind that is the suspected measles outbreak in Bangladesh may lead to several deaths and even more cases of, you can say, people being afflicted with it, not afflicted, or you can say infected with it, and these spread through different droplets, right? When some person coughs, and the contamination through air can occur, and a similar kind of situation can pass on like that of COVID, right? तो इसको यहाँ पर अभी रोकने के लिए we still have viruses के लिए जो vaccination, but that is, you can say, that needs to be administered in time, right? Explosives found in Serbia near gas line supplying Hungary. Explosives of devastating power were found near Turk Stream pipeline in Serbia that carries Russian natural gas to Hungary and beyond, leaders from the two countries said. तो अब ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इंसिडेंट जो है एक तरह से पिविटेड है बिफोर द इलेक्शंस जो कि अब होने हैं हंगरी के अंदर, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है. बट द मेजर आइडिया इज कि अब जो हमें पढ़ना क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कि जो टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन है वो अब सर्बिया से रशियन ऑयल हंगरी एंड बियॉन्ड तक कैरी करती है. दैट इज द पर्सपेक्टिव दैट वी नीड टू कवर राइट नाउ. ठीक है, कि दैट इज द टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन दैट इज कैरिंग रशियन ऑयल फ्रॉम सर्बिया टू हंगरी एंड बियॉन्ड इन यूरोप हैज बीन, you can say, found with explosives lying around it, and since there are elections in Hungary, so the statement from the Hungarian current prime minister is that it is a motive motive done by the opposition, or it has been an ill activity done by the opposition for, you can say, questioning his current government, right? This is a situation, but from exam perspective or point of view, we just need to understand that there's a Turk Stream pipeline which is carrying a oil or natural gas from Serbia, that is Russian gas from Serbia to Europe, right? This is the important point that we need to cover. Then exporters urge government to revive oil rice barter mechanism with Iran. So major idea यहाँ पर क्या है? मेजर आइडिया यही है कि अब रिवाइव करना है ऑयल राइस बार्टर मैकेनिज्म को, क्योंकि अब ईरान के साथ वापस से इंडिया ने यहाँ पर क्या शुरू कर दिया है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का काम शुरू कर दिया है. क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू अगर आप देख रहे हो, मेजॉरिटी जो अब चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जा सकती हैं, क्योंकि अगर आप देखो हॉर्मूज किसके, ईरान के कंट्रोल में ही है. एंड ईरान का जो चबाहर पोर्ट है, राइट, चबाहर पोर्ट है, उसमें मेजर इन्वेस्टमेंट किसकी हुई है, इंडियन कंपनीज की हुई है. बट इंडिया ने इस बार बजट में कुछ भी ऐसा चबाहर पोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट की बात नहीं की है. क्यों? क्योंकि इसको सैंक्शन किया गया है यूएसए के द्वारा, ठीक है, जो कि अब यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जिस वजह से बजटरी एलोकेशन चबाहर पोर्ट को नहीं की गई थी इस साल. सो अब क्या है, सिंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इंडिया ईरान के कंट्रोल में है, इंडिया के साथ ईरान के टाइज जो है वो बेटर भी इस टाइम पे नजर आते हैं. तो अब हो सकता है देयर आर चांसेस कि वापस से चबाहर पोर्ट के थ्रू जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो शुरू हो जाए, क्योंकि ऑयल जो है वो ईरान से इंडिया की तरफ भी पहुंच रहा है. तो जो एक्सपोर्टर्स है दे आर गेटिंग अ, यू कैन से, बेटर सिचुएशन, लाइक यहाँ पर कि उनको अच्छी ग्रीन सिग्नल आता हुआ नजर आ रहा है कि मे बी जैसे हम राइस को एक्सपोर्ट करते थे, मल्टीपल चीज़ें जो कि अफगानिस्तान तक चबाहर पोर्ट के थ्रू पहुंचती भी थी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वापस से मे बी रिवाइव हो पाएँ. एंड यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ऑयल राइस बार्टर मैकेनिज्म की बात की जा रही है. बार्टर मैकेनिज्म क्या था कि अब यूएसए की सैंक्शंस को थोड़ा सा इवेड करने के लिए ना, इंडिया क्या कहती थी कि अब जो भी यहाँ पर ट्रेड हो रहा है ईरान और इंडिया के बीच में, वो रुपीज़ के थ्रू पेमेंट हो रही थी, तो डॉलर के थ्रू पेमेंट हो ही नहीं रही थी, ठीक है. 2012 के अंदर ये जो आप कह सकते हो मैकेनिज्म को इंक्लूड किया गया था, जिसको यूको बैंक यहाँ पर कंट्रोल कर रहा था. बट अब धीरे धीरे करके जब यूएसए की तरफ से सैंक्शन लगाएगी लास्ट ईयर के अंदर, तो इसको भी, ये जो अब हमारे पास मैकेनिज्म सेटअप किया गया था उसके ऊपर भी एक तरह से सैंक्शन लग गई थी, ठीक है. तो इस वजह से इसको भी कैरी आउट नहीं किया जा सकता था. बट सिंस अब यूएसए के साथ यहाँ पर टसल चल रही है, तो मेजॉरिटी में देयर आर चांसेस कि ये चीज़ को अब वापस से कंटिन्यू किया जा सके, ठीक है. तो ये चीज़ आपको नजर आती है कि हॉर्मूज स्ट्रेट आर बीइंग अ कंसर्न. एक्सपोर्टर्स ने बोला कि गिवन दैट मोर देन 80% ऑफ इंडियाज बासमती एक्सपोर्ट्स आर डेस्टिन्ड फॉर वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड लार्ज नंबर ऑफ एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स आर करंटली स्ट्रैंडेड इन द स्ट्रेट स्टक इन ट्रांजिट एट पोर्ट्स ऑन द हाई सीज लीडिंग टू हैवी फाइनेंशियल लॉसेस. तो मे भी हो सकता है कि राइस को एज अ ऑयल का बार्टर यहाँ पर यूज़ किया जा सके करंटली चबाहर पोर्ट तक पहुँचाकर, एंड जो राइस है वो ईरान तक पहुँच जाए एंड ऑयल जो है वो इंडिया तक पहुँच जाए, ये पेमेंट ही ना करनी पड़े, ठीक है. ये चीज़ आपको यहाँ पर बोली गई है, राइट. तो करंटली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैज स्टार्टेड between Iran and India again, since Strait of Hormuz is currently under the control of Iran. And in 2012, there was a mechanism that was started by India and Iran all together, wherein the import and export
transaction was paid by or paid through Indian rupees and not through dollar, right? So that was sanctioned by USA in last year in 2025. So you can say Chabahar Port, where major investment of the Indian companies are involved, and the development of Chabahar Port is being done by India majoritarily. The reason being, since 48 kilometers of border that we share with Pakistan, with Afghanistan, comes under POK area, right? So we need Chabahar Port to reach, you can say, Afghanistan, and to sell our products in Afghanistan. So Chabahar Port is important for India as well as Iran as a whole. So the Indian companies whose, you can say, exports, that is basmati rice, 80% of the basmati rice that India exports to the GCC nations and Iran as a whole, or to Gulf nations as a whole, they pass through Strait of Hormuz, and they are lying stranded currently over there. So there are chances that if India gets oil from Iran, right, which we are currently getting it, so we might even consider paying Iran through rice barter instead of money, right? So we will evade, you can say, we will evade USA sanctions for once again, right? So this is the barter that the news is stating you right now, right? That is, Iran attacks energy infrastructure across UAE, Bahrain and Kuwait, right? तो ईरानियन जो ड्रोन है उन्होंने स्ट्राइक किया है कुवैती ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ को, इग्नाइट करते हुए फायर्स एंड कॉजिंग सिवियर डैमेज। दो कुवैती पावर एंड वाटर डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स जिसमें सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है फ्रॉम ड्रोन अटैक्स, फायर ब्रेकआउट्स एट पेट्रोकेमिकल प्लांट्स इन यूएई। तो दिस इज अ सिंपल न्यूज़, जिसको यहाँ पर समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं है कि ईरानियन ड्रोन जो हैं कुवैती ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़, अब ऑब्वियस ही बात है हमारे पास पेट्रोलियम की प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, पेट्रोकेमिकल्स की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है, एंड इवन कि हम देख रहे हो कि यूरिया के कॉन्टेक्स्ट में जो जीसीसी नेशंस के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, मे भी आने वाले टाइम में ड्रोन अटैक्स की वजह से इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट और ज़्यादा पड़ सकता है। दैट इंडिया विल बी इम्पैक्टेड थ्रू मेजॉरिटी ऑफ दिस, सिंस 100% ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स of India is on, you can say, Gulf nations. So right, you can see the petrochemical plants in UAE, and you can say the drone attacks, fire breakouts or at petrochemical plants, significant damages sustain हुए हैं. So these chemical facilities, they have been hampered with by drone attacks, and it can have a significant impact in their particular economy also, in those particular countries like UAE, Bahrain and Kuwait, and those countries like India, those who import products from them, right? तो ये एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आती है। Then तेलंगाना गवर्नमेंट ज्वाइंस न्यू आरबीआई स्ट्रैटेजी फॉर स्टेट लोन्स। तेलंगाना ने ज्वाइन किया है लिस्ट ऑफ 9 स्टेट्स जहाँ पर आरबीआई ने रोल आउट किया है बेंचमार्क इशुइंग स्ट्रैटेजी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के लिए, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर से शुरू हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है कि आपकी सॉलिड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना, ताकि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो मेजर्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से आरबीआई जो है वो स्टेट लोन्स के लिए एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहा है कि जिनकी बुक्स हैं, स्टेट्स की भी बुक्स होती है, स्टेट बजट जो है वो स्टेट बुक्स ही है ना, कि जिनकी ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टेट बुक्स मेंटेन है, उनको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करने के लिए फैसिलिटी आरबीआई इनकलकेट करेगा। ठीक है, तो बीआईएस इसको बोला जा रहा है, जो कि इनहांस करेगा ट्रांसपेरेंसी को एंड प्रोवाइड करेगा ग्रेटर क्लैरिटी टू द इन्वेस्टर। तो स्ट्रैटेजी है कि हम इशू करेंगे सिक्योरिटीज स्पेसिफिक बेंचमार्क के साथ एज पर द प्री अनाउंस कैलेंडर, एंड फ्रेमवर्क जो है वो एम कर रहा है क्रिएट करने के लिए एक लार्जर मोर लिक्विड बेंचमार्क बॉन्ड्स, improving price discovery and providing investors with better visibility into the supply in the state bond market. It envisages the issuance of standardized benchmark bonds across specific tenors to reduce market fragmentation. तो आरबीआई ने यही कहा है कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे BIS on pilot basis in 9 states including Telangana based on the concurrence of respective state governments starting from financial year 2026-2027. State government has accordingly submitted the indent for raising market borrowings to the tune of 18,900 crore during the first quarter of the current fiscal. In line with the BIS, the state has decided to avail loans with different tenures ranging from 6 years to 10 years over 25 years. The tenure for 2,000 crore and 1,900 crore borrowings proposed in April 7th is 16 to 25 years and above 25 years respectively. तो आइडिया क्या है कि अब इन्वेस्टर्स के लिए सर पहले आरबीआई क्या करती है, बहुत सारे बॉन्ड्स को इशू करती है ना, तो इसी बॉन्ड्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी कितनी मेंटेन की जाती है उसके लिए एक बेंचमार्क यहाँ पर लगाया गया है कि ताकि जो इन्वेस्टर है उसको भी एटलीस्ट पता लगे कि जिस पैसे को सरकार के बॉन्ड्स में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है एक्चुअली में उसको फायदा देगा कि नहीं देगा। सो इट इज अ मूव टुवर्ड्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन विच आरबीआई वांट्स दैट द current state government should come clean with their records, and the investors should be aware of the fact that the investments that they are making are clear, transparent, and will give them some kind of profit, and their money will, you can say, not go down in the coming future, right? So there are different slabs that have been made according to it, like you can say 6 years,
7 years, 6 years to 25 years and beyond, right? And Telangana being one of the states in which this pilot run basis पे चीज़ें की जा रही है. So these statements, or you can say the statements which are given by the government, state government in itself, will improve, you can say, transparency among both the state governments, RBI, and the party or the investor. And RBI will be playing a middle role here, right? That is issuing bonds, or you can say securities, in the name of the state governments currently, but with a greater transparency and responsibility from the government side. That is the major thing. Major ports across cargo target with 915 million tons, right? कि लास्ट ईयर हमारा कितना था, ये जो अब आइडिया था, दैट वाज 904 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो कार्गो हमने अब भेजी थी, जो कि बढ़कर इस साल हमें देखने को कितनी मिल रही है, 915 मिलियन टन के आसपास देखने को मिल रही है. अचीवमेंट जो है वो ये बताती है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, ट्रेड रिकवरी हमने की है, एंड सस्टेन मोमेंटम है हमारा मेरीटाइम सेक्टर के अंदर. एंड ये इम्पैक्ट बताता है कि हमारा मॉडर्नाइजिंग पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांसिंग इंडिया के एम्बिशियस प्लान्स अंडर द मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047. तो अब अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट सरबंदा सोनोवाल ने क्रेडिट किया है अचीवमेंट टू द गवर्नमेंट्स फोकस्ड अप्रोच टुवर्ड्स पोर्ट लेड डेवलपमेंट, एंड ये आत्मनिर्भरता की तरफ हमें दिखा रहा है. तो हमारी इस साल भी 7.06% के आसपास जो जीडीपी के अंदर ग्रोथ प्रोजेक्टेड है वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू मे भी अचीव की जा सकती है, राइट? इन इंग्लिश वी से, राइट, कि लास्ट ईयर यू कैन से लास्ट टू लास्ट ईयर इंडिया यू कैन से एक्सपोर्टेड 904 million metric ton of, you can say, port crossings, right? And this year we have achieved it more than that, right? 915 million tons के आसपास हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कार्गो टारगेट जो है वो अचीव हुआ है. एंड दिस इज अ प्लान दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू achieve, right? Amritkal with respect to, you can say, Atmanirbhar Bharat by 2047, developed country of India by 2047. This is in context of that Amritkal vision of 2047. That ambition is near achievement. That is what the government is currently stating, right? The achievement stresses improved operational efficiency, robust trade recovery, and sustained momentum in maritime sector. And that 7.06% of GDP growth that has been projected by the government under various platforms and various other platforms, or you can say sources, they have also said that the 6 to 7% slab is apt for the Indian you can say economy growth this year, right? That can be achieved through this particular cargo transit that we have done in 2025-26, that is 915 million tons. That was previously 904 million tons, right? So there has been an increase of 11 million tons in cargo transit for India this year, राइट? लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली डेटा कंपेयर करने पे. एंड आज आपकी न्यूज़ का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है. एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर भी विजिट कर सकते हैं. कोर्सेज को चेकआउट आप कर सकते हैं. ई बुक्स की अवेलेबिलिटी भी, नंबर ऑफ ई बुक्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड, तो उसको भी आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो. जो भी आपको लगता है यहाँ पे डाउट है तो आप ये टोल फ्री नंबर पे अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है? आपको इन डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ईमेल पे भी अगर आप कोई भी अपनी क्वेरी रेज करते हो, वहाँ पे द टीम यू कैन से विल आंसर योर क्वेरीज वेरी, यू कैन से, जल्दी से, है ना? जल्दी से जो क्वेरीज है आपकी, इमीडिएटली जो क्वेरीज है वो उसको कैटर किया जाएगा. कोई भी अगर आपका वैसे भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना. एंड सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ें हैं ना उसको यहाँ पर इनकलकेट करना शुरू करो. कि जैसे अभी मेरे केस में मुझे ऐसा बहुत अजीब लग रहा है आज की वीडियो बना के कि इंग्लिश एंड देन इंग्लिश, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, बट धीरे धीरे करके चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी. तो यहाँ पर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है कमेंट सेक्शन में कि सिर्फ इंग्लिश मोड में होगी या इंग्लिश मोड में होगी. आई विल ट्राई टू केटर बोथ द ऑडियंसेस, बट यू हैव टू बेयर विद मी, ठीक है? पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी साथ के साथ. पेपर आपका प्रीलिम्स का यूपीएससी का आ चुका है, ऑलमोस्ट यू कैन से आ ही चुका है मई के अंदर, है ना? तो अब वो पेपर की तैयारी आपको करना है, रात दिन आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर लड़ाई करो. वो हमारा फोकस नहीं है. हमारा फोकस ये है कि हम न्यूज़ को कवर करें. जिसको जिस तरीके से समझ आता है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? जस्ट बेयर विद मी, ओके? इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे. एंड सॉरी फॉर माई इंग्लिश, अगर कहीं पे भी मैं अपनी ग्रामर में बोल चुकी हूँ, सिंस थोड़ी आदत नहीं है ना, वो आदत इंग्लिश में पढ़ाने की है, तो वो धीरे धीरे मैं भी बेटर करती रहूँगी, ठीक है? तो आप भी थोड़ा सा बेटर करो चीज़ों को, मैं भी थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करूँगी, ताकि एक मिडिल पॉइंट पे या मिडिल पाथ पे हम दोनों आ जाए, है ना? तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए एंड बिल्कुल शांति से अपनी पढ़ाई की तरफ लेजर शार्प फोकस के साथ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? टिल देन, थैंक यू सो मच.